नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। यूपी के लखीमपुर मामले की न्यायिक जांच के साथ सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार को 45 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। लखीमपुर की घटना के विरोध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई जगह हिंसक हो गए और आगजनी पर उतर आए। एक याचिका पर जिरह के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सवाल खड़े किए कि जब अदालत में सुनवाई जारी है तो बाहर प्रदर्शन क्यों हो रहा। और क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी के केस में 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद वहां कई सियासी पार्टियों के नेताओं ने जाने की कोशिश की, जिन्हें रोकने पर राज्य के कई शहरों में खूब हंगामा और बवाल हुआ। इस हंगामे से राजधानी लखनऊ भी नहीं बच पाया। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे ही अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के इस कदम से नाराज अखिलेश यादव ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। फिर तो वहां देखते ही देखते माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी गई, जिसका आरोप समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगा। जलती गाड़ी को देख गौतमपल्ली थाने के कुछ पुलिस वाले फौरन हरकत में आए और उन्होंने गीले कपड़ों और पानी की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी पहुंच गई, लेकिन तब तक वो गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। ये पुलिस की गाड़ी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी है और कार्यकर्ताओं ने गुस्से में आकर इस पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी है। माहौल बिगड़ता देख फौरन आसपास के थानों की पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने हालात पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वहां माहौल और न बिगड़े, इसके लिए पुलिस वालों ने अखिलेश यादव और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस वैन में बैठाकर अपने साथ ले गई। लेकिन हिरासत में लिए जाने से पहले न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश यादव ने लखीमपुर की घटना पर सरकार को निशाने पर लिया। किसान पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ होगा जितना जुल्म इस सरकार में हो रहा है। लखनऊ में गौतमपल्ली थाने के बाहर हुए इस हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने से भड़के उनके समर्थक एक दारोगा से हाथापाई करते नजर आए। इन लोगों की इस हरकत का वहां मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने विरोध किया, मगर वो लोग नहीं माने। ये देख पुलिस की गाड़ी में बैठे अखिलेश यादव फौरन बाहर निकले और वो अपने समर्थकों और पुलिस वालों को शांत कराते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य के दूसरे शहरों में भी अपने नेता को पुलिस हिरासत में लिए जाने के विरोध में खूब हंगामा किया। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी तो रात में ही लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन इस बात की भनक लगते ही पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया और हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसका प्रियंका और उनके साथ मौजूद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने विरोध किया। दूर रहिए, हटिए, दूर रहिए, आपकी सरकार रोक रही है। प्रियंका गांधी ने पुलिस अधिकारियों से उन्हें रोकने का सरकारी ऑर्डर दिखाने की मांग भी की। मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो। कांग्रेस की ओर से इससे जुड़े जो वीडियो जारी किए गए, उनमें एक वीडियो में पुलिस वालों के रवैये से वो बेहद गुस्से में नजर आई। मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से और तुम हाथ नहीं लगाओगे मुझे। इस दौरान वहां मौजूद कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी रहीं। किसी को हाथ मत लगाइए भाई, हाथ छाड़िए, हाथ छाड़िए। मगर पुलिस वालों के आगे उनकी एक नहीं चली और उनको हिरासत में लेकर सीतापुर पुलिस लाइंस लाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही रात में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस लाइंस के बाहर जुट गए और उन्होंने वहां धरना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने इन प्रदर्शनकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं माने और अपना धरना जारी रखा। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस लाइंस के मेन गेट पर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। पुलिस वाले इन्हें समझाते रहे, मगर उनकी इस कोशिश का कोई असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं हुआ। इन लोगों ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई के विरोध में अपना हंगामा जारी रखा। पुलिस वालों से धक्का मुक्की और गर्मा गर्मी तो कई बार वहां देखने को मिली। उधर आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करने वाले नेताओं की फेहरिस्त में शामिल रहे, जो सुबह सुबह ही अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े। मगर गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों की पकड़ से बचने के लिए उनके समर्थकों ने टोल प्लाजा पर दौड़ लगा दी। बताया गया कि इस भागदौड़ में कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए। विपक्षी नेताओं के इस रुख पर सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सवाल उठाए और लखीमपुर की घटना को तूल देने का आरोप इन नेताओं पर लगाया। चुनाव सिर पे है तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। राज्य के दूसरे शहरों में भी इसी तरह विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। हालांकि विपक्ष का सियासी फायदा उठाने की कोशिशों के बीच किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया।
इस घटना की न्यायिक जांच कराने का फैसला किया गया। साथ ही जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया गया। एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसानों ने मारे गए किसानों के शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहाँ पर 4 बॉडी जो है वो रखी हुई है और उनके परिवार के लोग हैं। किसानों ने वहां जो व्यवस्था की उसे देखकर लगने लगा कि वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है, क्योंकि वहां लंगर और दूसरे इंतजाम दिखाई देने लगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा उनके मुताबिक तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। ये प्रदर्शन लखीमपुर खीरी के उसी तिकुनिया इलाके में हुआ जहां एक दिन पहले खूब खून खराबा हुआ था और 4 किसानों समेत 8 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इस बीच लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की डरावनी तस्वीरें लगातार आती रहीं और उन्हें देखकर लगा कि कार से लोगों के कुचले जाने के बाद किसान गुस्से से पागल हो गए थे। चीख पुकार और शोरगुल के बीच वो गाड़ियों को पलटते दिखे। बदला लेने के चक्कर में अच्छे बुरे का फर्क भूल चुके इन लोगों ने केवल गाड़ियां ही नहीं पलटी, बल्कि वो कुछ लोगों को लाठियों से बेरहमी से पीटते भी नजर आए। वो भी तब जब वो अधमरे हो चुके थे और उनके अंदर खुद को बचाने की ताकत ही नहीं बची थी। हिंसा हुई और लोगों की जान गई, जिसके बाद अगली सुबह भी प्रदर्शन जारी रहा और लखीमपुर में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने वहां से गुजरने वाले बीजेपी नेताओं को काले झंडे भी दिखाए, लेकिन एक दिन पहले जैसी हिंसा नहीं हुई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उनके 4 साथियों की जान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की वजह से गई। जो इनका मोनू मिश्रा है, अजय मिश्रा का लड़का, जो गृह मंत्री, कह रहे थे कि हम तो थे ही नहीं। नहीं थे। एक तरफ इन लोगों ने आरोपियों पर केस दर्ज करने समेत कई मांगों को मनवाने के लिए लंबे प्रदर्शन का प्लान बनाया, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार मामले को जल्द सुलझाने के लिए कमर कसकर तैयार हो गई और उसने किसानों से बात करने के लिए अधिकारियों को भेजा, जिन्होंने मारे गए किसानों के परिवार वालों समेत बाकी प्रदर्शनकारियों से बात की और किसानों की शिकायत के हिसाब से एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया गया। जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और राकेश टिकैत एक साथ मीडिया के सामने आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार ने न सिर्फ पीड़ित किसानों की आर्थिक मदद का ऐलान किया, बल्कि ये भी बता दिया कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। यही नहीं, समझौते के बाद सुबह से लखीमपुर खीरी में डटे राकेश टिकैत ने इशारों इशारों में राज्य सरकार की तारीफ भी कर दी। किसी को फुल फ्लैश आप पावर दे दोगे तो समाधान निकल जाएगा। अधिकारी आए, फुल फ्लैश पावर लेकर आए, उसका समाधान निकला। इस मामले में 24 घंटे के अंदर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी और राज्य सरकार की ओर से मारे गए किसानों के परिवार की मदद का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार ने वादा किया कि जिन 4 किसानों की जान गई उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार के किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा जो लोग घायल हुए उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया गया। किसानों की शिकायत के आधार पर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाने में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और यह भरोसा दिया गया कि मामले के आरोपियों की 8 दिनों में गिरफ्तारी होगी। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी अपना पक्ष रखने सामने आ गए। उन्होंने लखीमपुर में हुए बवाल के जो वीडियो आए उनका जिक्र करते हुए अपने बेटे आशीष मिश्रा का बचाव किया और उस वीडियो की बात की जिसमें एक शख्स मारपीट करने वालों से अपनी जान की भीख मांगता दिखाई दिया। कहा जा रहा है कि ये शख्स अजय मिश्रा टेनी का ड्राइवर है, जो हाथ जोड़कर खुद को पीटने वालों से रहम करने को कहता रहा। एक्सीडेंट कर दो गाड़ी से। नहीं दादा, ये नहीं, ये कहना है उनका एक्सीडेंट कर दो भाई, मानो। अजय मिश्रा ने इसी वीडियो का हवाला देकर उन पर वार करने वालों पर पलटवार किया। मेरे कार्यकर्ता मारे गए हैं, इसकी पुष्टि हुई है। मेरा ड्राइवर मारा गया है, उसकी पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात करते हुए अपने बेटे के बेगुनाह होने की दलील दी। हमारे बेटे का है प्रश्न, वो आप कहीं पर भी जाकर के वहाँ पर फील्ड चेक कर लीजिए। हजारों लोगों के बीच में वो 11 बजे से और घटना के बाद तक वहीं पर रहा। जिसके कुछ घंटे बाद अजय मिश्रा के एक समर्थक ने इस मामले में एफआईआर दर्ज भी करवा दी और आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान ली। ये एफआईआर 10 से 15 अनजान लोगों के खिलाफ दर्ज की गई और आरोप लगाया गया कि उन्होंने हत्या, तोड़फोड़ और मारपीट की। यही नहीं, पार्टी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लखीमपुर में मारे जाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार की शिकायत का जिक्र किया और दावा किया कि शुभम की हत्या के आरोपी तेजिंदर सिंह का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से।
इस बीच खबर आई कि लखीमपुर की घटना से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम ललकार बताया जा रहा है। पता चला है कि ललकार ग्रुप का एडमिन खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य रह चुका है और उसी ने केंद्रीय मंत्री का वीडियो वायरल किया था, जिसे वायरल किया गया और खबर है कि 24 घंटे में इस वीडियो को 2,500 से 3,000 लोगों ने देखा, जिसके बाद लखीमपुर खीरी में लोगों की भीड़ जुटी। तनाव को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजधानी के अलग अलग बॉर्डरों पर पहले से ही किसान कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की आड़ लेकर कोई हंगामा न हो, इसलिए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। सिंघू बॉर्डर से सामने आई तस्वीरों में वहां पहले से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान दिखाई दिए। बैरिकेड तो वहां पहले से ही लगे थे, इसके साथ ही कंटीले तारों का घेरा भी बना दिया गया। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की बात करें तो वहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा बढ़ा दी है। गाजीपुर बॉर्डर से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने जांच के लिए बैरिकेड लगा दिए, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। इस वजह से वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस के बड़े अधिकारी खुद वहां मौजूद रहे। लगातार चेकिंग इस वजह से कर रहे हैं कि कोई अवांछनीय तत्व न इधर से आए। हालांकि सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई जो रोजाना दफ्तर जाने या किसी दूसरे काम से इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में देश के कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। इसकी गूंज राजधानी दिल्ली में भी सुनाई पड़ी, जहां उत्तर प्रदेश भवन प्रदर्शन का केंद्र बन गया और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में जुट गए। हालांकि पुलिस ने पहले से वहां बैरिकेड लगा रखे थे ताकि कोई प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश भवन तक न पहुंच सके, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की। इसी बीच कुछ महिला कार्यकर्ता किसी तरह उन बैरिकेड को पार कर गईं। उनमें एक महिला तो मौका पाकर आगे की तरफ तेजी से दौड़ने लगी, हालांकि तुरंत ही उसे पकड़ लिया गया। लखीमपुर कांड की जो आग है वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली भी पहुंच गई है और इसका नजारा यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता वहां काफी देर तक धरने पर बैठे रहे। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियों से जुड़े कुछ कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उन्हें भी उत्तर प्रदेश भवन की तरफ जाने से रोक दिया गया। हंगामा अभी थमा नहीं था कि आरएलडी के भी कुछ कार्यकर्ता वहां लखीमपुर घटना के विरोध में पोस्टर लेकर इकट्ठा हो गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कई लोगों को उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। इस दौरान सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी एक न चली और हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। इसी तरह चंडीगढ़ में भी कांग्रेस हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरी और वहां इसकी अगुवाई पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने की। सिद्धू पार्टी के अंदर चल रही खींचतान के बीच कई कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उन लोगों ने वहां लखीमपुर घटना के खिलाफ और किसानों के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बाद में सिद्धू समेत कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से भी प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की भी नौबत आ गई। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरह जिला मुख्यालय के परिसर में दाखिल हो गए, लेकिन वो इमारत के अंदर नहीं जा सके क्योंकि वहां पुलिस का एक और घेरा पहले से मौजूद था। ये देखकर प्रदर्शनकारी वहीं नारेबाजी करने लगे। यूपी के मथुरा में भी लखीमपुर घटना का विरोध किया गया। वहां भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने एक टोल प्लाजा पर ही कब्जा कर लिया, जिसके बाद जिले के एसपी समेत कई पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। हरियाणा के अंबाला का भी कुछ यही हाल रहा, जहां कई किसान अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने एक रैली निकाली जो शहर के कई इलाकों से होकर गुजरी। इसी तरह देश के कई और शहरों में भी लखीमपुर खीरी घटना के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। जबकि इस मुद्दे पर जमकर सियासत हुई और विपक्ष ने चुनावी माहौल में इस मुद्दे को भुनाने में पूरा दम लगा दिया, जबकि राज्य सरकार का पूरा जोर इस बात पर रहा कि शांति व्यवस्था न बिगड़े। एक दिन पहले हुए लखीमपुर के मामले को समाजवादी पार्टी ने खूब तूल दिया और राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए खुद को किसानों का हिमायती दिखाने की कोशिश शुरू कर दी। जब तक ये सरकार हटेगी नहीं, तब तक कोई किसानों की समस्या का सुलझाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं रही। इनके लिए ना किसान कुछ है ना आम आदमी कुछ है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस मामले को हवा देने का जिम्मा संभाला भूपेश बघेल ने। कंट्रोल में कुछ नहीं रहा,
उसके लोग ही किस प्रकार से कर रहे हैं। विपक्ष ने भले ही राज्य की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि इस घटना की वजह से राज्य का माहौल न बिगड़े। उन्होंने अपने ट्वीट में भरोसा दिया कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और साथ ही लिखा कि लोग किसी के बहकावे में न आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। यही नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठ गया। किसान महापंचायत के नाम के संगठन की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड पर सख्त टिप्पणी की। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हो रही थी कि किसानों के संगठन किसान महापंचायत को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं, जिस पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि एक तरफ किसान महापंचायत ने राजस्थान हाई कोर्ट में कृषि सुधार कानूनों को चुनौती दी है, दूसरी तरफ प्रदर्शन की इजाजत भी मांगी जा रही है। जज ने दो टूक पूछा कि जब ये मामला अदालत में चल रहा है और सरकार खुद कह रही है कि ये कानून अभी लागू नहीं करेंगे, तो आंदोलन की क्या जरूरत है। तभी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने एक दिन पहले लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का जिक्र छेड़ दिया। ये सुनते ही जस्टिस खानविलकर ने कहा कि जब किसी की जान चली जाती है या प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आता। इस टिप्पणी के बाद जज ने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि लोगों को एक चीज चुननी होगी, या तो वो आंदोलन करें या अदालत से राहत मांगे। यही नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट यह देखेगी कि जब किसी मामले की सुनवाई अदालत में जारी है तो उसी मुद्दे पर बाहर आंदोलन प्रदर्शन हो सकता है या नहीं। उधर बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर घटना से जुड़ी खबर आ रही है कि किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई, यह बात सामने आ रही है। ज्यादा खून बहने से मौत हुई है, गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई है। ऋषभ बनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या कह रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? किशोर, देखिए एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि किसी को शॉट इंजरी नहीं है, किसी को भी गोली नहीं लगी है। तो मौत का कारण है वो शॉक एंड हैमरेज है। इसका मतलब है उनको चोट लगी है, सदमा लगा है और अत्यधिक रक्तस्राव, जरूरत से ज्यादा अत्यधिक खून बह गया है। मल्टीपल इंजरीज मिली हैं, एंटीमॉर्टम इंजरीज मिली हैं। तो कुल मिला के जो एक आरोप लग रहा था गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर कि उन्होंने इस पूरे बवाल के दौरान पिस्टल से फायरिंग की है, युवकों पर गोली भी चलाई है, गोली चलाते हुए भागे हुए, उस थ्योरी को अब विराम लगता नजर आ रहा है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमें सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि उसमें कहीं भी गन शॉट इंजरी का जिक्र नहीं है। हालांकि प्रशासन के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती बचती है कि शव तो उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक इस मामले को फंसा हुआ माना जा सकता है। किशोर, यानी कि आप कह रहे हैं कि चोट लगी, जो भी वहां पर हंगामा हुआ उसमें उनका खून बहा और उस खून बहने से उनकी मौत हुई है, गोली लगने से नहीं हुई है। गोली लगने की अगर गोली चलाने की बात भी आ रही थी तो गोली चली हो या नहीं चली हो वो बात अलग हो जाती है। यहाँ गोली लगी नहीं है उनको जिनकी मौत हुई। जी बिल्कुल, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गन शॉट इंजरी का कहीं भी जिक्र नहीं है और मृत्यु का जो कारण है वो शॉक एंड हैमरेज है, अत्यधिक रक्तस्राव। किशोर, शुक्रिया ऋषभ मणि आपका। सौभाग्य की एक बात यह कि लखीमपुर खीरी की घटना पर विपक्षी दलों को सरकार से सवाल उठाने का पूरा हक है, लेकिन सरकार को घेरने के बजाय हिंसा की आग पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश अगर देखेंगी तो सब लोग सवाल उठाएंगे। क्योंकि लखीमपुर खीरी तो पहले सुलग रहा था, जिसकी आग बुझने से पहले ही लखनऊ में भी पुलिस की गाड़ी जला दी गई, जिससे यह आशंका मजबूत हो गई कि विपक्षी दलों के नेता अगर लखीमपुर खीरी जाएंगे तो उनके समर्थक वहां शांति बहाली में रोड़े अटकाएंगे। और इसीलिए पुलिस प्रशासन को अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से रोकने की वजह भी मिल गई। और अब आई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब इल्जाम लगाए जा रहे थे कि मंत्री के बेटे ने जो गोली चलाई है वो युवकों पर भी चलाई है, तो अब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिन लोगों की जान गई उनकी, उसमें अगर ये आ रहा है कि कोई गोली लगने से किसी की मौत नहीं हुई है, तो फिर वही सवाल खड़े होते हैं कि अगर इतना सब कुछ होने दिया जाता, इतना सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले क्यों हुआ? ये हिंसा रोकने दी जाती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती, सरकार बात कर लेती, प्रशासन देख लेता, उससे पहले ही राजनीति क्यों शुरू हो? पश्चिम एशिया के देश ओमान में आए तूफान में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लापता बताए गए। बताया गया कि अरब सागर से उठा शाहीन नाम का यह तूफान एक दिन पहले ही ओमान के तट से टकराया था।
और उसके टकराते ही वहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश की वजह से ओमान के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के बीचों बीच सैलाब आ गया। कई रास्ते उस पानी में डूब गए। जो गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी थीं, वो भी पानी में डूब गईं। तूफान के बाद आए सैलाब ने कई रास्तों को भी तोड़ दिया। बताया गया कि तूफान के साथ वहां करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। तूफान की वजह से ओमान के कई हवाई अड्डों से उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। सौभाग्य की एक बात यह कि पिछले हफ्ते गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो समुद्री तूफान उठा था, वही अब ओमान और यूएई की तरफ जा पहुंचा, जिसकी वजह से अंधड़ के साथ भारी बारिश हुई। और चूंकि ये तूफान ओमान की राजधानी मस्कट से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर टकराया था, लिहाजा ओमान को इसकी सीधी मार झेलनी पड़ी, जहां 2 लोगों की मौत भी हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक ओबीसी वर्ग का नेता, आज उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि मुआवजे का दावा किए जाने के 30 दिन के अंदर ये पैसे दे दिए जाएं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फतेहपुर बेरी इलाके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन बदमाशों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कुछ दिन पहले फायरिंग की थी। बिहार के मोतिहारी में फूड पॉइजनिंग की वजह से 33 ट्रेनी सिपाही बीमार पड़ गए। इसके बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईपीएल के एक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें बरकरार रखी। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम धर्मगुरु आला हजरत फाजले बरेलवी के 130वें उर्स के दौरान हंगामा हुआ। बताया गया कि दरगाह जाने वाले रूट में बदलाव किया गया, जिससे भड़के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लिहाजा पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए फौरन लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग भाग खड़े हुए, लेकिन जो पुलिस के हत्थे चढ़ा उसकी जमकर खबर ली गई। लेकिन इस लाठीचार्ज से पहले शहर के शामतगंज चौराहे पर पुलिस वाले उर्स को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते नजर आए। बताया गया कि इस बार उर्स में शामिल लोगों की भीड़ को देखते हुए रूट में बदलाव किया गया, जिसका कुछ लोगों ने विरोध करते हुए वहां जैम लगा दिया। पुलिस वालों ने उनको समझाने की कोशिश की तो वो पुलिस कर्मियों से ही उलझ गए। इस हंगामे के बाद की जो तस्वीर सामने आई, उसमें सड़क पर पत्थर बिखरे दिखाई दिए और पुलिस की एक टीम इलाके में गश्त करती नजर आई। इस मुस्तैदी से जल्द ही वहां हालात पर काबू पा लिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। सौभाग्य की एक बात यह कि सुन्नी समुदाय के सूफी धर्मगुरु अहमद रजा खान बरेलवी की दरगाह बरेली शहर में है, जिन्हें आला हजरत कहा जाता है। और 3 दिन तक चलने वाले उर्स में भीड़ के मद्देनजर बरेली दरगाह की तरफ जाने वाले कुछ रास्तों पर ट्रैफिक रोका गया था, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिन्होंने दरगाह की तरफ से जारी अपील भी नहीं सुनी कि दरगाह आने के बजाय लोग घर पर ही जियारत करें, क्योंकि आला हजरत दरगाह में जगह नहीं है और वहां उर्स की रस्मों का सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण भी किया जा रहा है। एलएसी पर भारत के तीखे तेवर देखकर चीन बुरी तरह डर गया है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि भारत की तैयारी से घबराए चीन ने एलएसी पर गश्त करने का अपना तरीका ही बदल दिया है। बताया गया कि पहले चीन के 20 से 25 सैनिक एलएसी पर पेट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन अब चीन ने उनकी संख्या 4 गुना तक बढ़ा दी। मतलब अब चीन के 100 सैनिक गश्त करने निकल रहे हैं। ये बदलाव उन जगहों पर किया गया है जहां चीन की पोस्ट एलएसी से 20-30 किलोमीटर दूर है। मतलब लद्दाख की ठंड से तो चीन का खून जमा हुआ है ही, उस पर गलवान में भारत ने चीन के जो छक्के छुड़ाए और पहले दिन से भारत एलएसी पर जिस तरह डटा हुआ है, उसने चीन की हालत खराब कर दी। और फिर अब भारतीय सेना ने एलएसी के पास K9 वज्र तोपों की पहली रेजिमेंट भी तैनात कर दी। यानी सीमा पर चीन की घुसपैठ का कोई चांस नहीं, क्योंकि ये तोपें ऐसे घातक हथियार हैं जो 47 किलो बम दाग सकती और 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अपने दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकती।
एक दिन पहले अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मस्जिद के बाहर हुए बम धमाके के बाद तालिबान और आईएस खुरासान में तलवारें खिंच गईं। दोनों के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ी कि पूरा काबुल दहल उठा और फिर तालिबान ने दावा किया कि उसने आईएस खुरासान के एक सेल को पूरी तरह तबाह कर दिया और वहां मौजूद आईएसआईएस के सभी आतंकियों को भी मार गिराया। हालांकि तस्वीरों में कुछ खास नजर तो नहीं आया, लेकिन बमबाजी के धुएं और गोलीबारी की कान फाड़ देने वाली आवाज ने साफ कर दिया कि आतंक फैलाने के लिए बदनाम दोनों संगठनों के बीच अफगानिस्तान की सत्ता पाने के लिए छिड़ा संघर्ष खतरनाक मोड़ ले चुका है। वहीं एक दूसरी जगह पर जब रात में पूरा काबुल सो रहा था, तभी गोलियों की गूंज ने लोगों की नींद हराम कर दी। एक दिन पहले काबुल में ईदगाह मस्जिद के गेट पर दिन दहाड़े लोगों की भीड़ के बीच बम धमाका हुआ था, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अब तक किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि हमला आईएस खुरासान के आतंकियों ने ही किया और उनके निशाने पर थे भी सीधे तालिबान, क्योंकि जिस मस्जिद में धमाका हुआ वहां तालिबान के प्रवक्ता की मां के लिए प्रार्थना सभा चल रही थी। सौ बात की एक बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के ही आतंकवादियों ने आईएस खुरासान के नाम से अलग आतंकी संगठन बना रखा है, जिनकी तालिबान के साथ दुश्मनी काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले से। इसलिए काबुल में मस्जिद पर आतंकी हमला होते ही तालिबान ने मान लिया कि इसके पीछे आईएस खुरासान का हाथ है और जवाबी कार्रवाई में तालिबान के लड़ाकों ने काबुल के उत्तर में हमला कर दिया। मुंबई के कालबा देवी इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक इमारत का हिस्सा अचानक गिर पड़ा, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें मजदूर रात के वक्त इमारत के करीब बैठा दिखाई दिया। अचानक जब उसका ध्यान ऊपर गया तो उस पर बिल्डिंग का एक हिस्सा आकर गिर पड़ा। इमारत की हालत खराब होने की वजह से प्रशासन ने इसमें रहने वाले तकरीबन 100 परिवारों को वहां से खाली करवा दिया था, लेकिन जिस वक्त इस बिल्डिंग का हिस्सा गिरा उस वक्त वहां ये मजदूर बैठा हुआ था और इसी वजह से उसकी जान चली गई। मुंबई में जावेद अख्तर पर केस दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए। योशिहिदे सुगा के इस्तीफे के बाद वहां की संसद ने मतदान कर फुमियो किशिदा को नया पीएम चुना। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। राजस्थान में बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े बिल को राज्यपाल कलराज मिश्र ने रोक लिया। राजस्थान की विधानसभा में 18 सितंबर को यह बिल पास किया गया था, जिसके तहत बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को भी मंजूरी दे दी गई। ये बिल अब राजभवन में अटक गया, राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी है। कानून लागू होने से बाल विवाह के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जता रही बीजेपी ने राज्यपाल के इस फैसले की तारीफ की। ये कानून सम्मत नहीं है और इसलिए राज्यपाल ने अगर रोका है तो उनकी ड्यूटी है। जबकि राजस्थान सरकार ने राज्यपाल के साथ बीजेपी की नीयत पर भी सवाल उठा दिए। ये तो रोजगार रोकने का ही काम कर रहे हैं भाई, अच्छा काम कौन सा कर रहे हैं वो बता दो आप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धान की खरीदारी के मामले में किसानों ने खूब हंगामा किया। नौबत आ गई कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और कई किसान घायल हो गए। इन किसानों ने मांग की कि पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर उनसे भी धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा नहीं होने पर वो प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि प्रदर्शन के दौरान उन पर पुलिस की लाठियां बरसेंगी और कई किसानों के अस्पताल पहुंचने की नौबत आ जाएगी। हनुमानगढ़ के ये किसान एमएसपी पर धान की खरीद की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। कई किसान तो गेट पर चढ़ गए। इधर से पुलिस और उधर से किसान दोनों धक्का देते रहे और आखिरकार किसानों ने इतना दम लगाया कि गेट खुल गया। पुलिस वाले यहाँ वहाँ बिखर गए और वो दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पुलिस वाले संभल गए। उन्होंने उठाए डंडे और लगे किसानों को पीटने।
लाठियां बरसी तो किसान उल्टे पांव दौड़े, कोई गिरा, कोई पुलिस के हाथ लग गया। आरोप लगा कि कुछ किसानों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी किसान हटे नहीं। वो धान से भरे ट्रैक्टर लेकर डटे रहे और मांग करते रहे कि उनसे भी धान उसी कीमत पर खरीदा जाए जिस कीमत पर हरियाणा में खरीदा जाता है। यहाँ 1500 में, 1400 में, 1550 में बिक रहा है। पंजाब और हरियाणा में 1960 रुपए की कीमत से सरकार खरीद कर रही है। ये किसान पहले भी मांग कर चुके हैं कि धान के समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को खत लिखे। बात की बात है कि राजस्थान में धान की सबसे ज्यादा खेती घग्गर नदी के किनारे बसे इलाकों में ही होती है, जिनमें पंजाब और हरियाणा की सीमा पर बसा हनुमानगढ़ भी है, जहां किसानों का आरोप है कि मंडियों में धान एमएसपी से 350 से 400 रुपए कम रेट पर खरीदा जा रहा है। और 2 दिन पहले कुछ किसानों ने पंजाब में धान बेचने की कोशिश की तो वहां उनके ट्रैक्टर पकड़ लिए गए, जिसके बाद हनुमानगढ़ के किसान एमएसपी पर धान की सरकारी खरीद की मांग करते हुए कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने डंडे मारकर भगा दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, व्हाट्सएप फेसबुक का सर्वर डाउन है। व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी सर्वर डाउन है, ये बंद है, इस वक्त नहीं चल रहे हैं देश में या कई जगहों पर। पिछले 15 मिनट से ये हो रहा है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव हमें बता रहे हैं इस बारे में। और विक्रांत, क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, करीब 15-16 मिनट हो गए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सभी एकदम डाउन है और कोई काम नहीं कर रहा है। तो अभी जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है कि सर्वर डाउन है, हालांकि क्या कर रहा, कितनी देर में ठीक होगा, इसके बारे में अभी औपचारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके हिसाब से यही बताया जा रहा है कि का भी सर्वर डाउन है और फेसबुक और व्हाट्सएप का भी करीब 15-17 मिनट हो गए हैं और लगभग काफी बड़े इलाके देश में, पूरे देश में लगभग बंद बताया जा रहा है। और इसके सर्वर का और कितनी देर में ठीक होगा, इसके बारे में अभी आधिकारिक जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया विक्रांत आपका। पंजाब के गुरदासपुर में कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी किसानों के गुस्से का शिकार हो गए। बताया गया कि लाडी वहां गुरुद्वारे में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वहां मौजूद किसानों को उनके आने की भनक लगी, सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए और उन्हें घेर लिया। मंच की तरफ बढ़ रहे किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का गुस्सा देख विधायक ने भी वहां से निकलने में ही भलाई समझी। बलविंदर सिंह लाडी के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें किसी तरह वहां से निकालकर पास के गुरुद्वारे की तरफ भागे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद कि यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है।
हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पिछले कई घंटों की बारिश ने बिहार के दरभंगा में सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से दरभंगा नगर निगम का ऑफिस भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बिहार के नवादा में शराब मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हरियाणा के यमुनानगर में एक आरोपी को नोटिस देने पहुंची पुलिस को आरोपी के परिवार ने ही बंधक बना लिया। बिहार के वैशाली में तेज बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह बारिश की वजह से मिट्टी का बना घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कुछ कांग्रेस विधायकों ने भूपेश बघेल को ही सीएम बनाए रखने की मांग की। कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि वो सभी बघेल को ही बतौर सीएम आगे भी देखना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहे। नोएडा सुपरटेक सोसाइटी मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट औद्योगिक विकास को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसने नई रिपोर्ट के तहत 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। हरियाणा के पलवल में रहस्यमयी बुखार की वजह से पिछले 10 दिन में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। उधर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खून के नमूनों की जांच की बात कह रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी के दफ्तर से 15,000 नंबर प्लेट की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। पंजाब के गुरदासपुर में कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी किसानों के गुस्से का शिकार हो गए। बताया गया कि लाडी वहां गुरुद्वारे में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे।
लेकिन जैसे ही वहां मौजूद किसानों को उनके आने की भनक लगी, सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए और उन्हें घेर लिया। मंच की तरफ बढ़ रहे किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का गुस्सा देख विधायक ने भी वहां से निकलने में ही भलाई समझी। बलविंदर सिंह लाडी के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह वहां से निकालकर पास के गुरुद्वारे की तरफ भागे। भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन विधायक के सुरक्षाकर्मी किसी तरह उन्हें गुरुद्वारे के अंदर पहुंचाने में कामयाब हो गए। हालांकि गुरुद्वारे में भी उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं रुकी। बाद में उन्हें गुरुद्वारे में ही मौजूद एक इमारत के अंदर ले जाया गया, तब जाकर किसानों से उनका पीछा छूटा। सौभाग्य की एक बात है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में किसान संगठनों ने बीजेपी नेताओं को तो 10 महीने से निशाने पर ले रखा है, लेकिन कांग्रेस के किसी विधायक को किसान संगठनों से जुड़े लोग ने पहली बार दौड़ा है, जिसकी भनक गुरदासपुर पुलिस को बिल्कुल नहीं थी। जबकि किसान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कांग्रेस के विधायक बलविंदर सिंह लाडी को भागते समय भी नहीं छोड़ा और उन पर गुरुद्वारे के बर्तन भी फेंकने लगे। क्रूज ड्रग्स केस में कोर्ट ने आरोपियों को 7 अक्टूबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया। मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी की तरफ से बताया गया कि आरोपियों से मिली जानकारियों के आधार पर अभी लंबी जांच की जानी है, जिसके लिए जांच एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है। क्रूज पर चल रही जिस पार्टी के दौरान छापेमारी हुई, उस पार्टी के कुछ वीडियो भी सामने आए। संगीत के शोर और जगमग रोशनी के बीच बड़ी संख्या में लोग पार्टी में झूमते हुए दिखे। एनसीबी की टीम ने इस पार्टी के बाद भी क्रूज पर तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा आरोपियों से हुई पूछताछ के आधार पर एक ड्रग्स बेचने वाले की गिरफ्तारी का भी दावा किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक ड्रग्स पेडलर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया। रात में वो खुद मोटरसाइकिल लेकर सप्लाई करने के लिए आया था और उसको एप्रीहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसके पास कमर्शियल क्वांटिटी के एमडीएम और अन्य पदार्थ मिले। और आरोपियों के मोबाइल फोन से भी कुछ ऐसी जानकारियां मिलने की बात सामने आई जो अहम सबूत साबित हो सकती हैं। और यही दावा एनसीबी ने कोर्ट में भी किया। जांच एजेंसी की तरफ से कोर्ट में खुद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए, जिन्होंने कोर्ट में दावा किया कि अभी जांच में कई अहम राज सामने आ सकते हैं। आरोपियों को रिमांड में रखा जाना जरूरी है। कोर्ट को बताया गया कि अभी क्रूज ड्रग्स केस में कई जगह पर छापेमारी चल रही है और कई लोगों को पकड़ने की कोशिश जारी है। सभी आरोपियों को एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि एक साथ बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीद से जुड़ी चैट आरोपियों के फोन से मिली है। वहीं पैसों के लेन देन से जुड़ी कुछ कड़ियां ऐसी हैं जिन्हें जोड़ने के लिए वक्त चाहिए। हालांकि ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान के वकील ने एनसीबी के आरोपों पर सफाई दी और कहा कि उनके क्लाइंट के पास ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई, उनको केवल उस पार्टी में इनवाइट किया गया था। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने यह भी कहा कि उनके क्लाइंट का ताल्लुक न तो किसी आयोजक से है और न ही किसी ड्रग्स डीलर से। यहां तक कि आर्यन के बैग की तलाशी लेने पर भी जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला। लेकिन एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि कॉलेज में आजकल ड्रग्स लेने का चलन बहुत आम हो गया है। हाई प्रोफाइल लोगों और उनके बच्चों को लोग रोल मॉडल मानते हैं, इसीलिए उनकी कस्टडी जरूरी है। और कोर्ट में चली लंबी बहस के बाद आखिरकार आरोपियों को 7 अक्टूबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया गया और अब तक ड्रग्स केस में गिरफ्तार आरोपियों की गिनती 8 हो चुकी है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक के लिए रिमांड में भेज दिया। एनसीबी ने कोर्ट में जो दस्तावेज सौंपे, उनके मुताबिक आरोपियों के कब्जे से ड्रग्स के अलावा 1,33,000 रुपए नकद भी बरामद हुए। एनसीबी के दस्तावेजों के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 13 ग्राम कोकेन की बरामदगी हुई। इसके अलावा 5 ग्राम मेफेड्रोन एमडी ड्रग बरामद हुए, जिन्हें बेहद खतरनाक ड्रग्स माना जाता है। इसके अलावा 21 ग्राम चरस की भी बरामदगी की जानकारी कोर्ट को दी गई और एमडीएमए की 22 टैबलेट्स की बरामदगी का जिक्र भी एनसीबी के दस्तावेजों में है। सौभाग्य की बात है कि समंदर में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार लोगों पर सिर्फ नशाखोरी का केस दर्ज था और उनको पहले सिर्फ 1 दिन की कस्टडी में एनसीबी के हवाले किया गया था, जिससे उम्मीद थी कि आरोपियों को या तो जमानत मिल जाएगी या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। लेकिन 1 दिन की रिमांड के बाद ही एनसीबी ने ड्रग्स बेचने के आरोप में एक आदमी को पकड़ा और दावा किया कि इनके तार कई ड्रग्स बेचने वालों से जुड़े हैं, जिसके बाद कोर्ट ने रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में मेटल, बैंक और आईटी समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। इससे सेंसेक्स 534 अंक उछलकर 59,299 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 159 अंक ऊपर 17,691 पर पहुंच गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक कंपनी के गोदाम से करीब 15,000 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब पाई गई, जिसके बाद कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। इसी कंपनी को यह नंबर प्लेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के आगे लगाई जाती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 60 से ज्यादा गांवों में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। अब वहां 13 अक्टूबर तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बैठक की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नशे के मामलों पर नजर रखने को कहा गया, ताकि युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी दोषी बताए गए। इसके अलावा सुपरटेक के 4 निदेशकों और वास्तु विशेषज्ञ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद राज्य सरकार ने ये एसआईटी बनाई थी। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुए गुलाब तूफान ने बिहार के कई इलाकों में तबाही का मंजर ला दिया। वहां के कई शहरों से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, जिनमें वैशाली भी शामिल है। वहां एक कच्चा मकान इस तूफान की जद में आ गया। दावा किया गया कि जब यह मकान जमींदोज हुआ तो उसमें लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि वो सही वक्त पर घर से बाहर आ गए, जिसके बाद देखते ही देखते घर मिट्टी में मिल गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें समस्तीपुर से भी सामने आई। वहां एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 लोग बुरी तरह घायल बताए गए। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल भेजने के बाद प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया। 60,000 दिया गया है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, 20,000 के हिसाब से, और आपदा अंतर्गत भी 4-4 लाख का भुगतान किया गया। दावा किया गया कि मकान कच्चा था, जिसकी वजह से वो तूफान के आगे टिक नहीं पाया। हादसे के बाद वहां काफी देर तक लोगों का हुजूम नजर आया, जिन्हें वहां से हटाने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। कुछ ऐसे ही हालात दरभंगा में भी दिखे। वहां करीब 12 घंटे तक लगातार हुई बारिश की वजह से कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। और कुछ इलाकों में तो लोगों को घुटनों तक पानी में डूबकर रास्ते पार करने पड़े। इतना ही नहीं, सड़कों पर भरे पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार को भी थाम दिया। कई लोगों की गाड़ियां तक खराब हो गईं, जिन्हें धक्का मारकर पानी से बाहर लाना पड़ा। जिस नगर निगम पर बारिश के पानी की निकासी की जिम्मेदारी है, उसके दफ्तर में भी बारिश का पानी घुस गया। नगर निगम के दफ्तर के बाहर करीब 2 फुट तक पानी भरा नजर आया। जब नगर निगम अपना पानी नहीं निकाल सकता तो वो शहर का क्या निकालेगा। बारिश ने शहर के बाकी इलाकों की हालत भी बिगाड़ कर रख दी। इलाके की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी नजर आईं और अपने घरों से बाहर निकले लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप पर बड़ी खबर जारी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के सर्वर डाउन हैं और ये इंस्टाग्राम का सर्वर भी डाउन है। विक्रांत यादव हमारे साथ हैं और ये पूरी दुनिया में डाउन है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर सब ठप पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हुआ। करीब आधे घंटे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बंद पड़े हुए हैं। विक्रांत, सबके सर्वर एक तो होंगे नहीं या एक जगह के तो होंगे नहीं, ये एक साथ कैसे हो रहे हैं सब डाउन? देखिए, क्योंकि अभी प्रारंभिक जानकारी हमें मिल रही है। फेसबुक ने अपने फेसबुक पर ये जानकारी की तमाम। विक्रांत, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। विक्रांत, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही के लिए, लेकिन ये विक्रांत, मेरी आवाज मिल रही है? जी, जो शुरुआती जानकारी आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है फेसबुक की तरफ से कि जो सर्वर है वो डाउन है और ये कोशिश कर रही है कंपनी की इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय सर्वर डाउन बताया जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों के ही सर्वर डाउन है और करीब अब आधा घंटा हो गया। और कंपनी की तरफ से जो प्रारंभिक जानकारी आई है, केवल इतना ये कहा गया है कि कंपनी ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से इस समस्या को दूर किया जाए और इस समस्या को डील किया जा रहा है। हालांकि ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि करीब आधा घंटा हो गया है और अभी तक तीनों के ही सर्वर डाउन है और पूरी दुनिया में इस समय सर्वर डाउन बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर इस समय की यही है कि तीनों के सर्वर डाउन है और कोशिश कंपनी की तरफ से अभी सिर्फ प्रारंभिक जानकारी के तौर पर इतना बताया गया है कि ये समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही इसको दूर कर दिया जाएगा। जी हाँ, मतलब कंपनी एक है वो बात सही है, लेकिन अब तीनों ऐप्स के या तो सर्वर का कोई बेसिक चीज ऐसी है जो बेसिक रूट ऐसा है जो तीनों पर लागू होता है, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। और तो कोई वजह दिख नहीं रही कि तीनों ऐप कैसे डाउन हो सकते हैं, वो भी एक साथ, वो भी पूरी दुनिया में। विक्रांत?
देखिए बिल्कुल ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है। और क्योंकि कंपनी के तीनों ही कंपनियों की अगर क्योंकि हम ये देखें कि मास्टर कंपनी भले ही एक है लेकिन तीनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया भर में करोड़ों लोग इनको प्रयोग करते हैं और तीनों के एक साथ सर्वर डाउन हो जाना और अभी तक जो कंपनी है उनकी तरफ से कोई प्रारंभिक ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है जिसके आधार पर इसका आकलन किया जा सके कि आखिर ये तीनों का सर्वर एक साथ कैसे डाउन हुआ और वो भी पूरी दुनिया में सर्वर डाउन है। इस समय अगर हम देखें तो ट्विटर के जरिए ये जरूर पता चल रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इस समय इसी खबर पर चर्चा कर रहे हैं और पूरे दुनिया में एक खबर छाई हुई है कि अचानक से कैसे तीनों कंपनियों का सर्वर एक साथ डाउन हो गया। और कंपनी की तरफ से अभी शुरुआत में सिर्फ इतना बताया गया है कि इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही इस मामले में पूरा बयान आधिकारिक रूप से दिया जाएगा जिसमें हो सकता है कि कारण पता चले। लेकिन 30 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है कि तीनों ही कंपनियों के सर्वर पूरी तरीके से डाउन है। जी हाँ, ये तीनों ऐप नहीं चल रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्विटर पर लोग, ट्विटर अलग ऐप है और वो अलग कंपनी है, उस पर लोग इन तीनों ऐप के बारे में बात कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों एक साथ हैं, ये तीनों एक कंपनी, पेरेंट कंपनी है, लेकिन ट्विटर अलग कंपनी है और ट्विटर पर इनके बारे में बात हो रही है और इनके बारे में लगातार मैं भी ये देख रहा हूँ कि लगातार ये बात हो रही है कि जगह जगह दुनिया भर से ये ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे डाउन है। ये अभी तक और क्या पता चल रहा है ऑफिशियली, क्या कहा गया इनकी तरफ से? देखिए ऑफिशियली अभी किशोर केवल इतनी जानकारी फेसबुक की तरफ से दी गई है कि उनका जो सर्वर ये जो समस्या आई है इसको देखा जा रहा है, इसको वो डील कर रहे हैं और बहुत जल्द इसे ठीक कर देंगे। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था, किस तरीके से ये तीनों कंपनियों के सर्वर डाउन हुए और एक साथ कैसे तीनों कंपनियों के सर्वर डाउन हुए, क्योंकि पेरेंट कंपनी एक हो सकती है, ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर क्यों और कैसे, क्या तीनों का एक ही जगह से काम हो रहा था, कैसे ये सर्वर डाउन होने से तीनों एकदम एक साथ कैसे डाउन हुए। तो करीब अब आधे घंटे से ज्यादा समय हो गया, 9:15 बजे के करीब ये खबर आई थी, 9:15 से भी कुछ मिनट 1-2 मिनट पहले ही, तो 30 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है कि तीनों सर्वर डाउन है और पूरी दुनिया में इस समय इसी खबर पर चर्चा हो रही है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। हो सकता है कि एक बार जब ये समस्या दूर हो जाएगी तो कंपनी की तरफ से इसके बारे में आधिकारिक जानकारी आएगी कि क्यों इतनी बड़ी घटना हुई और क्या इसके पीछे के असली कारण रहे। जी हाँ, और इसमें अब सवाल ये खड़ा होता है और ये सवाल उठने लगेंगे कि क्या हम सब की, दुनिया भर के लोगों की जानकारियाँ, इतनी सेंसिटिव चीज़ें जो सब लोग इन ऐप्स को एक्सेस करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, वो अगर ये सर्वर डाउन जो पता चलता है कि टेक्निकल दिक्कत नहीं है, कुछ और है, तब बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये कैसे सब चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। कि अगर आप किसी तरीके से एक किसी चीज़ को कंट्रोल कर लीजिए तो इन 3 ऐप्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं और 3 ऐप्स के ज़रिए दुनिया में बहुत सारे लोगों का जो संदेशों का आदान प्रदान है, जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक है। विक्रांत, देखिए बिल्कुल इस पर जरूर सवाल उठेंगे और एक बार क्योंकि अचानक से ये इतनी बड़ी घटना हुई है कि 30 मिनट से ज्यादा समय से ये तीनों सर्वर डाउन है और पूरी तरह से कहा जा सकता है कि दुनिया का एक बड़ा काम जो है, दुनिया में तमाम देशों में जो बड़ा काम है वो इनके जरिए होता है। सिर्फ संदेशों के आदान प्रदान में नहीं बल्कि तमाम और चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है इस समय ये तीनों ही चीजें। और व्हाट्सएप के जरिए बाकायदा पूरा हमने देखा कि कोरोना का जो काल रहा उसमें व्हाट्सएप और इन सब चीजों ने काफी बड़ी भूमिका निभाई और अब इस तरीके से एक साथ तीनों कंपनियों का सर्वर डाउन होना और पूरे वर्ल्ड वाइड इस समय पूरी दुनिया में इसकी शिकायतें आ रही है और लगातार ये कंपनी की तरफ से भी मैं कोशिश कर रहा हूं जानने की, हालांकि अभी तक कोई और ऐसा बयान नहीं आया जिससे ये पता चले कि आखिर ये क्यों बंद था और इसके पीछे के असली कारण क्या थे। और इस समय ट्विटर पर आप देखिए तो लगातार इसी खबर को लेकर के लगातार दुनिया भर के लोग संदेश एक दूसरे को भेज रहे हैं और हर जगह से यही खबर आ रही है कि उनके यहाँ पर भी फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप का सर्वर जो है वो डाउन है। इसी खबर पर सब जगह चर्चा की जा रही है। जी हाँ, तो ये सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि अगर ये टेक्निकल दिक्कत नहीं है, कहीं
अभी कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में कि ये तीनों कैसे बंद हो गए, एकदम से कैसे बंद हो गए। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एकदम से चलना कैसे बंद होगा, अब इसके बारे में वजह क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर ये किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा सकता है, अगर ये किसी की शरारत हो सकती है, अगर ये किसी की साजिश हो सकती है, की जा सकती है ऐसी साजिश कि इन तीनों को बंद करवाया जाए, तो फिर क्या सिर्फ बंद करवाया जा सकता है सर्वर डाउन करके, या और भी बहुत कुछ करवाया जा सकता है? ये सवाल खड़े हो सकते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये टेक्निकल कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से ये तीनों ऐप बंद हैं, लेकिन ये इतना वक्त हो चुका है, ये ऐसी कौन सी टेक्निकल दिक्कत है, ये अपने आप में एक अलग सवाल आता है। तो खैर इस खबर पर लौटेंगे। विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी जुटाते रहेंगे। अभी तक आधिकारिक तौर पर या अभी तक साफ साफ कुछ कहा नहीं जा, कोई कह नहीं पा रहा है कि ये तीनों बंद हुए, सर्वर डाउन हुआ, ये तो समझ में आया, लेकिन सर्वर क्यों डाउन हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, या पीछे कोई कहानी है या नहीं, इस पर अभी इंतजार है कुछ और जानकारी का। आगे बढ़ते हैं। पेंडोरा पेपर्स लीक मामले ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी। नई जानकारी सामने आते ही पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आ गया, क्योंकि 700 पाकिस्तानियों के नाम वाली इस लिस्ट में इमरान खान के कई करीबी और उनकी सरकार के सीनियर मंत्री भी हैं। इनमें जल संसाधन मंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री के अलावा इमरान खान की पार्टी के कई सांसदों के नाम भी हैं। इस लिस्ट को लीक किया है ICIJ नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, जिसने इससे पहले पनामा पेपर्स भी लीक किए थे। खोजी पत्रकारों की इस संस्था के पनामा पेपर्स से जो जानकारियां सामने आई थीं, उन्होंने नवाज शरीफ की कुर्सी छीन ली थी, और इस बार इमरान खान इसी समय इसी संस्था के नए खुलासों के बाद मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसीलिए इमरान खान ने सफाई देने में देर नहीं की और दावा कर दिया कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में हैं उनकी जांच कराई जाएगी। पेंडोरा की लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उन पर भ्रष्टाचार करने और विदेशों में काला धन छुपाने का आरोप है, जबकि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान खान से इस्तीफा मांग रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि इस मामले में इमरान खान की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। अमेरिका के बॉस्टन शहर में एक अनोखे मेले का आयोजन किया गया। वहां रोबोट ब्लॉक पार्टी रखी गई, मतलब कि रोबोट्स का मेला लगाया गया। बताया गया कि 40 से ज्यादा कंपनियों ने इस मेले में हिस्सा लिया, जिसे दुनिया के बड़े रोबोटिक्स फेस्टिवल में एक कहा जाता है, जहां हर साल एक से बढ़कर एक रोबोट लोगों के सामने पेश किए जाते हैं। और इस बार भी मेले में ऐसे अतरंगी रोबोट देखने को मिले कि लोग उन्हें देखते ही रह गए। वहां कुछ रोबोट लोगों से इंसानों की तरह मिलते जुलते नजर आए, तो कुछ बच्चों के लिए खिलौने ही बन गए। एक रोबोट तो लोगों का मन बहलाने के लिए नाचता झूमता भी दिखा। लेकिन मेले में सबसे ज्यादा जिस रोबोट से लोग चिपके रहे वो था अमेरिकी कंपनी बॉस्टन डायनामिक्स का रोबोट स्पॉट। कुत्ते जैसे डील डॉल वाला ये रोबोट अब तो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है, और रोबोट ब्लॉक पार्टी में भी वो लोगों को खूब पसंद आया। लेकिन मशीन के भेष में अपने हमशक्ल को देखकर मेले में पहुंचा एक कुत्ता जरूर कंफ्यूज हो गया। बताया गया कि लगभग 5000 लोग रोबोट्स के मेले में पहुंचे। बात की बात यह कि रोबोट तकनीक का इस्तेमाल जंग के मैदान से लेकर बाजार से घर तक रोजमर्रा का सामान पहुंचाने के लिए हो रहा है, जिसके बारे में ग्लोबल रोबोटिक्स मार्केट नाम की एक रिसर्च कंपनी का दावा है कि पिछले साल रोबोट से जुड़ा कारोबार करीब $2800 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का था, जो अगले 5 साल में 2.5 से 3 गुना बढ़ सकता है। और जब कोई कारोबार तेजी से बढ़ता है तो उसकी झांकी आम लोगों को दिखाने और नई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मेले ही जरिया बनते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध का नया तरीका निकाल लिया। उन लोगों ने वहां SDM के दफ्तर में ताला लगा दिया और खुद बाहर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गए। बताया गया कि जिस ऑफिस की किसानों ने तालेबंदी की उसमें एक DSP के साथ पुलिस के 100 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। सिंचाई के पानी की मांग कर रहे किसानों ने दावा किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वो ताला नहीं खोलेंगे। हालांकि उन्हें समझाने के लिए सरकार की तरफ से कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके साथ पुलिस के जवान भी थे, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े नजर आए। दिल्ली में गैंगस्टर गोगी का बदला लेने के लिए नई साजिश रची गई। खबर है कि दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए कुछ गैंग ने आपस में हाथ मिला लिया। इनमें गैंगस्टर अशोक प्रधान, काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये टिल्लू गैंग का सफाया करने की फिराक में है। इसके लिए जेल के अंदर से भी साजिश रची जा रही है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि जेल के अंदर भी ऐसे गैंग पर खास नजर है ताकि गैंग वॉर पर लगाम लग सके। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर ग्रुप सुपरटेक को राहत नहीं दी और दिल्ली के पास नोएडा में बने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों पर दिए अपने आदेश को बदलने से इनकार कर दिया। यानी अब ये दोनों टावर तोड़े जाएंगे। इससे पहले सुपरटेक ने अपनी याचिका में 2 में एक ही टावर को गिराने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना।
महाराष्ट्र में लंबे समय बाद फिर से खोले जाने के लिए धार्मिक स्थलों में तैयारियां जोरों पर हैं। 7 अक्टूबर से सरकार ने सख्त नियमों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है। भीड़ ना हो इसके लिए मंदिर अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। मुंब्रा देवी मंदिर में खास बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। दर्शन के लिए लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं होगी। भक्तों से प्रसाद एक्सेप्ट करना और भक्तों को प्रसाद देना, ये दोनों चीज सरकार ने पाबंदी रखी हुई है। इसी तरह मस्जिदों में भी भीड़ को काबू में रखने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जहां पर टेप लगाए जाएंगे वहीं पे नमाज पढ़कर खड़े होने जाए। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें 1200 से ज्यादा मकान भी श्रीलंका को सौंपे गए। प्रधानमंत्री मोदी सुबह लखनऊ में अर्बन कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान पीएम राज्य को 75 योजनाओं की सौगात भी देंगे। देश में पहली बार ड्रोन की मदद से वैक्सीन पहुंचाई गई। मणिपुर के करांग द्वीप पर ड्रोन के जरिए करीब 26 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके के वैक्सीन सेंटर तक टीके के डोज पहुंचाई गई। और इस पहली ड्रोन डिलीवरी का गवाह बनने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित आईसीएमआर के कई अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़े। मणिपुर के बिष्णुपुर से इस ड्रोन के साथ वैक्सीन की एक खेप रवाना की गई, जिसे लेकर वहां के स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी पहुंचे। एवरीबॉडी मूव बैक प्लीज। इसके बाद जैसे ही ये ड्रोन बिष्णुपुर से चलकर करांग द्वीप पर अपनी मंजिल पर पहुंचा, तो इस नजारे को गौर से देख रहे स्वास्थ्य मंत्री भी खुशी से तालियां बजाते नजर आए। फर्स्ट टाइम इन एशिया। दावा किया गया कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में ड्रोन के जरिए वैक्सीन डिलीवरी की पहली कोशिश थी, जो सफल साबित हुई। साउथ एशिया में सबसे पहली बार ड्रोन का कॉमर्शियल फ्लाइंग हुआ है। दरअसल बिष्णुपुर से करांग द्वीप की 26 किलोमीटर की दूरी को भारत में बने इस ड्रोन ने 15 किलोमीटर की बना दिया और उसे महज 12 मिनट में तय किया, जिसकी मदद से पहाड़ी इलाके के वैक्सीन केंद्र तक कोरोना का टीका पहुंचाया गया। सौगात की एक बात है कि देश में मेडिकल साइंस पर रिसर्च करने वाली सरकारी एजेंसी आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 10 सितंबर को ड्रोन के जरिए वैक्सीन पहुंचाने के प्रयोग को हरी झंडी दी थी, जिसका ट्रायल मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार के उन इलाकों में किया जाना है जहां कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में भी घंटों का समय लगता है। और उसी प्रोजेक्ट की शुरुआत मणिपुर से हुई, जहां 31 किलोमीटर दूर एक स्वास्थ्य केंद्र पर सिर्फ 15 मिनट में